मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन या एवोल्यूशन के ब्रैकेट में होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। मूल्यांकन किसी का धनात्मक, किसी का मूल्यांकन ऋणात्मक और किसी का मूल्यांकन तटस्थ होकर भी कर सकते हैं। फिर हमने इसके पढ़े कंपोनेंट या घटक, और कितने कंपोनेंट्स पढ़े थे? 3, CBA नहीं CAB, इसके 3 कंपोनेंट पढ़े, CAB, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा कि कैसे एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है, कैसे मनोवृत्ति का निर्माण होता है। हमने सारी मेथड्स भी पढ़ ली और सारे फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो भी पढ़ लिए। तो एटीट्यूड फॉर्म करने वाली मेथड्स जैसे इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जैसे कंडीशनल मेथड है ना, सारी शास्त्रीय प्राचीन। इसके बाद हमने एटीट्यूड चेंज भी पढ़ लिया। एटीट्यूड में परिवर्तन कैसे होता है इसकी हमने मेथड्स भी पढ़ ली और हमने वो कारक भी पढ़ लिए जो एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। 4 फैक्टर्स अगर याद हो, वो 4 कारक, उसके सारे बहुत सारे। ये स्क्रीन में कमेंट्स वाला ऑन कर दो ना, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। ये हमने अभी तक इतनी चीजें समझी, इतना सबको याद हो चुका है। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड के घटक कौन से हैं, एटीट्यूड का निर्माण करने वाली मेथड्स वो कौन सी है, एटीट्यूड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, एटीट्यूड चेंज करने वाली मेथड, बैलेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस याद आ रहा, कॉग्निटिव डिसोनेंस और 2 स्टेप मेथड, और फैक्टर्स वो 4 हमने पढ़े थे। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एटीट्यूड और बिहेवियर रिलेशनशिप, अभिवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध होता है। यह क्वेश्चन आज तक पीएससी ने तो नहीं पूछा, पर यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो, तो हमें पढ़ना है मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इस चीज को समझना है, ठीक है। तो पहले तो हम एटीट्यूड के तीनों कंपोनेंट समझते हैं। देखो एटीट्यूड में क्या होता है, जैसे मान लो एक मकड़ी है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मकड़ी खतरनाक है, मुझे लगता है, आई बिलीव दैट स्पाइडर्स आर डेंजरस, मुझे ऐसा लगता है कि मकड़ियां खतरनाक होती है। तो किसी भी के बारे में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है या जो आपका बिलीफ है, उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक घटक, कॉग्निटिव कंपोनेंट। संज्ञानात्मक घटक का मतलब है किसी के बारे में आपका क्या मानना है, आपके पास क्या जानकारी है, ठीक है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है। तो किसी के बारे में आपका विश्वास, किसी के बारे में आपके पास कोई जानकारी, किसी के बारे में आपके पास कोई नॉलेज, कोई ज्ञान को ही संज्ञानात्मक घटक कहते हैं। जैसे मुझे लगता है मकड़ियां खतरनाक है, तो मुझे लगता है, ये मेरा विश्वास है, तो ये विश्वास किसमें आएगा, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब जैसा आपके पास कॉग्निटिव होगा, जैसा संज्ञानात्मक घटक होगा, जैसी आपके पास जानकारी, ज्ञान या बिलीफ होगा, वैसा ही आपका अफेक्टिव फीलिंग्स या इमोशंस। तो मुझे मकड़ियों से डर लगता है, तो मुझे मकड़ियों से डर क्यों लगता है, क्योंकि मेरा मानना है मकड़ियां खतरनाक है। तो जैसा आपका संज्ञानात्मक घटक होगा वैसी आपका अफेक्टिव, तो फीलिंग्स और इमोशंस अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में जैसी जानकारी होगी वैसी आपके मन में भावना या इमोशंस आएंगे, और इसी भावना या इमोशन को क्या बोलते हैं, संवेगात्मक या भावात्मक घटक। ये बात समझ में आ गई। तो जब तक कॉग्निटिव कंपोनेंट नहीं आएगा तब तक अफेक्टिव कंपोनेंट नहीं आएगा। छोटे बच्चे को मकड़ी, सांप, बिच्छू के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको लगेगा ये तो चाबी वाला कोई खिलौना पापा लाए हैं, जो चल रहा है इसको पकड़ लो। क्या छोटे बच्चे मकड़ी, चूहा, कुत्ते, गाय सब पकड़ लेते हैं? ऐसा है कि नहीं? क्योंकि उनके पास कोई बिलीफ या नॉलेज, बिलीफ क्या होगा, खिलौना है बस, इससे ज्यादा। तो जब तक हमारे पास बिलीफ नहीं आएगी, या जैसा हमारा संज्ञानात्मक घटक होगा, जैसा हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा, उसी के बेस पर फीलिंग्स या इमोशंस आएंगे।
तो जैसी आपके पास जानकारी है, ज्ञान है, विश्वास है, उसी के आधार पर आपके मन में फीलिंग्स और इमोशंस आएंगे, और फीलिंग्स और इमोशंस को क्या बोलते हैं? संवेगात्मक। तो मुझे लगता है कि मकड़ियां खतरनाक है, ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। मुझे मकड़ियों से डर लगता है, डर कैसे में आ जाएगा? इमोशंस, फीलिंग्स। अब जैसे इमोशंस होंगे वैसा ही आप बिहेव करोगे। तो भैया मुझे मकड़ियों से डर लगता है, तो जब भी मकड़ी देखेंगे भैया मैं तो चीख लूंगा, है ना? तो आई विल अवॉइड स्पाइडर्स एंड स्क्रीम इफ आई सी वन। तो जैसे ही, या तो मकड़ी देखते ही मैं भाग जाऊंगा, या मकड़ी को देखते ही चीखने लगूंगा। तो आपका जो इमोशंस है उस वे पर आप कैसा कंडक्ट, कैसा रिएक्शन देते हैं, उसी को कहते हैं व्यवहारात्मक घटक। तो अभिवृत्ति के कितने घटक पढ़े थे? 3। जो जानकारी वाली घटक है, इंफॉर्मेशन वाला है वो, अब ये इंफॉर्मेशन झूठी सच्ची कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। ये इंफॉर्मेशन फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, पर जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, जो भी जानकारी है, इससे कोई मतलब नहीं वो सही है कि गलत है। जैसे छोटे बच्चों को उस कमरे में मत जाना, वहां एक जूजू बाबा रहता है, वहां ना तो जूजू है ना कोई बाबा है, पर बच्चे को लगता है कि वहां एक जूजू बाबा है, तो वो इंफॉर्मेशन फॉल्स है, पर उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट बन चुका है। और ज्यादातर जो दंगे होते हैं, कम्युनल वायलेंस होते हैं, वो रूमर्स के बेस पर होते हैं। वहां तो कोई इंफॉर्मेशन हो सकता सही भी ना हो। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा हुआ था तमिलनाडु में, अभी जितने बिहारी वर्कर्स थे उनके ऊपर वायलेंस या हिंसा हुई थी, रूमर्स के बेस पे एक अफवाह हुई और हिंसा भड़क गई। और ज्यादातर जो सांप्रदायिक हिंसा होती है वो गलत सूचना के आधार पर। तो ये मत समझना कि कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब, संज्ञानात्मक घटक का मतलब कोई सही जानकारी नहीं। मैंने सही या गलत बोला ही नहीं, मैंने सच्चा झूठा कुछ बोला ही नहीं, मैं तो इंफॉर्मेशन बोल रहा हूं, मैं तो नॉलेज बोल रहा हूं, मैं बिलीव बोल रहा हूं, मैं तो विश्वास, जानकारी, सूचना। वो विश्वास सही भी हो सकता है, वो विश्वास, अब वो बच्चा उस कमरे में जा ही नहीं रहा, उसे डर लग रहा है, जबकि वो विश्वास बिल्कुल गलत है, वहां कोई जूजू बाबा नहीं। तो कॉग्निटिव का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई ज्ञान, चाहे वो सही हो, ट्रू है या फॉल्स है, उसी के बेस पर क्या आएंगे? इमोशंस। ये बात समझ में आ गए? और इमोशंस के बेस पे ही आपका कंडक्ट, आपका एक्ट, आपका एक्शन और आपका रिएक्शन करेगा। इस एक्शन या कंडक्ट वाले पार्ट को कहते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट, व्यवहारात्मक। तो तीनों को मिलाकर एटीट्यूड बोलते हैं। इस और इस कंपोनेंट को मिलाकर ही अभिवृत्ति कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब जनरली ये देखा गया है कि एटीट्यूड के जो पहले 2 घटक है, फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स है, जिसमें इंफॉर्मेशन वाला और फीलिंग्स वाला, संज्ञानात्मक और भावात्मक, ये तो बहुत स्ट्रांग है, पर तीसरा वाला घटक उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताओ, दया, करुणा, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? आप सबको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कि करुणा एक बहुत अच्छा गुण है जो ह्यूमंस के अंदर अच्छा होना, अच्छा ह्यूमन वैल्यू है, सबको पता है। किसी व्यक्ति को अगर आपने घायल अवस्था में देख लिया तो आपको दुख हो सकता है, ऐसा तो नहीं मजा आ जाएगा, वाह क्या टांग कट गई है, ऐसा तो नहीं होगा ना, बुरा लगेगा कि नहीं? फिर आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए? एम्बुलेंस को या तो कॉल करो, या आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो तो उसको, दोस्त को बोलो इसको बीच में बिठाओ, अगर बाइक में ले जाओ, कार है तो पीछे की सीट में इसको लेटाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। पर ऐसा कितनी बार होता है कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने एम्बुलेंस को कॉल किया या खुद हॉस्पिटल ले गए हो? शायद नहीं, हाँ या नहीं? तो आपके पास नॉलेज है कि कंपैशन इज अ गुड ह्यूमन वैल्यू, करुणा एक बहुत अच्छा मानवीय मूल्य है, आपके पास सबको पता है कि करुणा एक बहुत अच्छा मानवीय मूल्य है। अब आप किसी को दुख में देखोगे तो आपको बुरा भी लगता है। बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को आप रील में देखते हो, बहुत बुजुर्ग एक व्यक्ति है और वो पेन बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है और लिखा है कि भैया ऐसे बेटे ना हो। आप उस 80-90 साल जो चल भी नहीं पा रहा, उसको देख के बुरा लगता होगा, रील में देखते हुए तो एटलीस्ट बुरा लगेगा ही लगेगा, यार कितना बुरा हो रहा है। पर हम क्या करते हैं, उसी समय एक मैसेज आ जाए कि हम एक ओल्ड एज होम चला रहे हैं, क्या इस पे 100 रुपए का डोनेशन करना चाहेंगे? हम नहीं कर रहे, स्किप करो। तो एक रील देखी जिसमें एक बुजुर्ग को देखकर बहुत इमोशनल हो गए, पर वहीं तुरंत एक एड भी आ गया कि हम एक ओल्ड एज होम चला रहे हैं, आप सबके डोनेशन से चल रहा, कि आप इसमें कुछ मंथली सहयोग कर सके तो ठीक है। स्किप, अरे कहां से आ जाती, चंदा मांगने वाले, हटा भी दी। तो तीसरा कंपोनेंट आपने देखा होगा जनरली वीक रह जाता है। जैसे इमोशंस होते हैं वैसा हमारा बिहेवियर जनरली नहीं होता। इसलिए
तीनों में से एक ही कंपोनेंट है जो कभी कभी उल्टा हो जाता है कि हमारा एटीट्यूड कुछ और है और हमारा बिहेवियर कुछ और है। ये बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में सबसे पहले हमें समझना है कि एटीट्यूड का मतलब क्या है और बिहेवियर का मतलब क्या है। पहले तो दोनों का मीनिंग समझेंगे थोड़ा सा, फिर ये समझेंगे कब हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा और कब हमारा व्यवहार हमारे अभिवृत्ति के विपरीत होगा। दोनों सिचुएशन समझेंगे, ठीक है? इस तरह से तो क्वेश्चन आएगा। तो पहले अपन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। तो तीनों कंपोनेंट तो अपन ने रिवाइज कर लिए, समझ में आ गए। अब हमें थोड़ा सा समझना है कि अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर क्या है, एटीट्यूड और बिहेवियर में अंतर क्या है। समझो। तो आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी एटीट्यूड सब्जेक्ट का कैसे एवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं? तो मूल्यांकन परक मनोस्थिति, एवेल्युएटिव माइंड स्टेट। तो मूल्यांकन परक मनोस्थिति आपके मन की वो स्थिति जिसमें आप किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, एवेल्युएटिव माइंड सेट। ये समझ में आ गया? तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जिसमें एवेल्युएशन कंटेंट है, निहित है। आपके मन की वो स्थिति जिसमें आप किसी चीज का क्या कर रहे हो, एवेल्युएशन। तो मूल्यांकन परक मनोस्थिति अपने एक वर्ड, दो वर्ड में समझा दिया इसको, एवेल्युएटेड माइंडसेट, ठीक है? तो इसको मैं बहुत शॉर्ट में लिख सकता हूं, मूल्यांकन परक। हिंदी में लिख सकता हूं मूल्यांकन परक मनोस्थिति, या तो मना स्थिति भी लिख सकते हो या संधि बना के मनोस्थिति भी लिख सकते हो। इंग्लिश में लिख सकते हो एवेल्युएटिव माइंडसेट, एवेल्युएटिव माइंडसेट। तो एटीट्यूड कुछ नहीं, एटीट्यूड जस्ट आ एवेल्युएटिव, एटीट्यूड जस्ट एन एवेल्युएटिव माइंडसेट, और कुछ नहीं। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है उस एटीट्यूड सब्जेक्ट जिसका आप एवेल्युएशन कर रहे थे, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना जिसका आप मूल्यांकन कर रहे थे, उसके प्रति आपका क्या एक्शन है, क्या कंडक्ट है, क्या रिएक्शन है। तो जिस अभिवृत्ति विषय जिसका आप एवेल्युएशन करते हो, जिसका मूल्यांकन करते हो, उसको क्या बोला जाता है? एटीट्यूड सब्जेक्ट, हिंदी में अभिवृत्ति विषय। समझ में आ गया? मान लो रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एक एटीट्यूड सब्जेक्ट, अभिवृत्ति विषय। अभिवृत्ति विषय समझ में आ गया? जिसका भी आप मूल्यांकन कर रहे हो। मान लो जंक फूड, मुझे जंक फूड खाना है कि नहीं खाना, मैं किसका मूल्यांकन कर रहा हूं? तो जिसका एवेल्युएशन किया जाता है उसी को एटीट्यूड सब्जेक्ट, अभिवृत्ति विषय बोला जाता है। अभिवृत्ति विषय समझ में आ गया? जिसका मूल्यांकन। तो एटीट्यूड सब्जेक्ट के प्रति आपका कंडक्ट, आपका एक्ट, आपका एक्शन, आपका रिएक्शन। अभिवृत्ति विषय के प्रति आपका क्या व्यवहार है, क्या आचरण है, आपकी क्या क्रिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, उसी को क्या कहते हैं? बिहेवियर। ये बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो जो एवेल्युएटिव माइंडसेट है, जो मूल्यांकन करक मनोस्थिति है, तो मनोस्थिति मन की अंदर की क्या स्थिति है, वो एटीट्यूड है, और जिसका मूल्यांकन कर रहे हो उसके प्रति आपका क्या व्यवहार है, इसे क्या कहते हैं? बिहेवियर। तो मेरे ख्याल से बिहेवियर समझ में आ गया। तो मीनिंग बता दोगे इसके लिए? तो ये वाला ही रखना जो मैंने लिखा है, इसके लिए लिख सकते हो आपका एक्शन, आपके मूव्स, कंडक्ट टुवर्ड्स द अदर एटीट्यूड सब्जेक्ट। तो आपका एटीट्यूड सब्जेक्ट के प्रति क्या व्यवहार है, उसी को क्या कहते हैं? आप उसको क्या कहते हैं? बिहेवियर। तो पहले तो दोनों की डेफिनेशन बता दोगे? अगर एग्जाम में आ गया एटीट्यूड और बिहेवियर में, अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर समझाइए, तो सबसे पहली लाइन अपन ने कल पढ़ा था कि डिफरेंस में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन मूल्यांकन परक मनोस्थिति, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। और कल ये भी बोला था कि अपन को एक बड़ी सी लाइन को छोटे से शब्दों में लिखना भी सीखना है। तो वैसे तो मैं लिख सकता हूं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी घटना का मूल्यांकन करने की मनोस्थिति, एक तो एक बड़ी लाइन, इसको मैं दो वर्ड्स में क्या लिख सकता हूं? मूल्यांकन परक मनोस्थिति। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? इसमें या तो मैं इंग्लिश में बहुत पूरा सेंटेंस लिख सकता हूं, माइंड सेट है ना, ऑफ एवेल्युएशन ऑफ एनी पर्सन, एनी ऑब्जेक्ट, या लिख दो एवेल्युएटिव माइंड सेट, बस खत्म। इसमें क्या होगा? कंडक्ट एक्शन टुवर्ड्स एटीट्यूड सब्जेक्ट। ठीक है, अभिवृत्ति विषय के प्रति हमारा आचरण।
बस खत्म। तो पहला हो गया डेफिनेशन। दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट, घटक। इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, 3। एटीट्यूड कितने घटक से मिलकर बनता है, 3। CAB, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, केवल 1। अगला अंतर समझ में आ गया। एटीट्यूड मतलब 3 कंपोनेंट, बिहेवियर मतलब केवल बिहेवियर वाला कंपोनेंट। ये बात समझ में आई। तो पहला होगा दोनों की डेफिनेशन, दूसरा होगा कि एटीट्यूड कैसे बनता है और बिहेवियर कैसे बनता है। तो एटीट्यूड 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, CAB। बिहेवियर केवल एक ही कंपोनेंट से बनता है, खुद बिहेवियर से। अब इन दोनों में मुझे बताओ किसको देखा जा सकता है। ठीक है, एटीट्यूड नहीं दे सकते क्योंकि ये माइंड सेट है और किसी के माइंड सेट को नहीं देख सकते। तो ये कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त होगा, जिसको ना देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। तो एटीट्यूड इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। अभिवृत्ति प्रकृति में अमूर्त होते हैं। अमूर्त मतलब जिनको देखा नहीं जा सकता। किसको देखा जा सकता, बिहेवियर को। व्यवहार तो दिख रहा होता ना, क्लियर। जैसे मेरा हाइजीन या क्लीनिनेस को क्या एटीट्यूड है नहीं पता कर सकते, पर मैं खाना खाने के बाद, जैसे मान लो चिप्स है, उसका मैं रैपर रोड पे डालता हूं कि डस्टबिन में डालता हूं, इससे मेरा बिहेवियर तो दिख जाएगा। एटीट्यूड नहीं दिखता। एटीट्यूड केवल जज हो सकता आपके बिहेवियर से। ये बात समझ में आ गया। मेरा स्वच्छता को लेकर क्या मानना है, ये कभी कोई नहीं देख सकता, पर मेरा स्वच्छता को लेकर क्या मानना है, इसका मूल्यांकन मेरे बिहेवियर से किया जा सकता है। अगर मैंने खाना खाने के बाद, केले खाने के बाद छिलका रोड पर फेंक दिया, तो मेरा हाइजीन और क्लीनिनेस के लिए एटीट्यूड नेगेटिव है। और अगर मैंने डस्टबिन में डाला तो मेरा हाइजीन और क्लीनिनेस के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो एटीट्यूड कोई नहीं देख सकता, मेरे एटीट्यूड को बिहेवियर से जज किया जा सकता है। तो एटीट्यूड कभी नहीं देखा जा सकता। एटीट्यूड को किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो कौन देखा जा सकता है। ये तीसरा डिफरेंस समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। रटोगे कि समझ में आ रहा है। पहले तो डेफिनेशन है, दूसरा दोनों के कंपोनेंट है, बिहेवियर केवल बिहेवियर से बना है। तीसरा है किसको देखा जा सकता है, किसको देखा। एटीट्यूड आपके मन की स्थिति है और मन की स्थिति को नहीं देखा जा सकता। गांधी जी को नहीं पता था कि गॉडसे किस लिए आए हैं, है ना, और पहले गॉडसे ने गांधी जी के पैर ही छुए थे। ठीक है, तो एटीट्यूड कभी थोड़ी पता चल सकता। आप एटीट्यूड को जज ही कर सकते बिहेवियर से। जब गोली ही मार दी तब समझ में आया कि हाँ एटीट्यूड नेगेटिव था। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब एटीट्यूड कांट बी सीन बट कैन बी डिटरमाइंड बाय बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि अभिवृत्ति को कभी भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन व्यवहार से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये अपने समझने के लिए, बाकी वहां एग्जाम में यही लिख कर आओगे, ये खुद के समझने के लिए कि अभिवृत्ति को देखा नहीं जा सकता परंतु व्यवहार से निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद एटीट्यूड एक व्यक्तिगत लक्षण होता है, पर्सनल ट्रेड। तो यह कैसी प्रकृति का होता है, व्यक्तिगत, पर बिहेवियर होता है सामाजिक प्रकृति का। एटीट्यूड पर्सनल होता है इन नेचर, बिहेवियर सोशल इन नेचर। इसका मतलब क्या समझो, हमें किसी पर कितना भी गुस्सा आ रहा है पर हम उसे मां बहन की गालियां नहीं दे सकते। मैच चल रहा है, विराट कोहली आउट हो गया है, अगर दोस्तों में बैठे होते तो शायद 2-3 गालियां निकल चुकी होती, पर चूंकि हम सोसाइटी के पार्ट हैं, ठीक है, तो हमारा व्यवहार किसके अकॉर्डिंग होगा, सोसाइटी के। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें रोड में चल रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, मन ही मन में समझ तो गई होगे वाली बात, वो तोते वाली कहानी पड़ी होगी कि हाँ समझ तो गई हो गई। तो चूंकि हम एक सोशल एनिमल है, इसलिए जो हमारा व्यवहार है वो सोशल डोमेन में होता है। हमारा जो व्यवहार है वो अकेले में थोड़ी होता है, हमारा व्यवहार होता है समाज के बीच में। इसलिए हमारा व्यवहार कैसा होता है, सोशल इन नेचर। तो व्यवहार अपने आप में किस प्रकृति का होता है, सामाजिक। पर हम मन में क्या सोच रहे हैं, ये सामाजिक नहीं, ये कैसा होता है, व्यक्तिगत। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। तुम घर में जब जाओगे होली की छुट्टी में, वैसे तो जा नहीं रहे हो,
अगर जाओगे तो तुम होली में 3 दिन अलग बन के रहोगे, और जब इंदौर आओगे तो तुम अलग बन के रहोगे। वहां तुम्हारा उठना, जागना, खाना, पीना, सोना सामाजिक चल रहा होगा। और जब तुम यहां अकेले आओगे, जब तुम्हें समाज नहीं देख रहा होगा, तो तुम्हारा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना सब अलग चल रहा होगा। हाँ या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि यहां तुम अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर कर रहे हो, वहां घर में एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर कुछ नहीं, समाज के अकॉर्डिंग बिहेवियर हो रहे, कूटे जाओगे, है ना, ये सब होगा। तो एटीट्यूड अपने आप में कैसा होता है? एक पर्सनल ट्रेट, व्यक्तिगत लक्षण होता है। व्यवहार कैसा होता है? क्योंकि व्यवहार दिख जाता है, देखेगा तो समाज में मूल्यांकन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अरे तुम घर में अलग कपड़ों में रहते होगे, यहां अलग कपड़ों में आते हैं, यहां जज कर लिए जाओगे ना, या तुम शॉर्ट्स टी शर्ट में। दिल्ली विल्ली में तो भैया सब हाफ पैंट में ही क्लास में बैठे हुए हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। इंदौर में हो सकता है, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो आ चुकी है, बिल्कुल। मुझे नहीं पता उसको जेन जी, जेन एच, जेन आई क्यों कहते हैं। अच्छा ऐसा है, मतलब ये तो पता है जेन जी है, पर क्यों है ये नहीं पता। और दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है, मुझे भी पता है। तुम लोगों को 15 साल का बच्चा फूटा नहीं सुहाता है, ऐसा लगता है कूट दो इसको, है ना। और 15 साल के बच्चे को तुम नहीं सुहा रहे, इनने का ही कर लिया है यार, अपन 21 साल में डीसी बन जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के लिए हाईली टॉक्सिक है, मतलब एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव कुछ नहीं है जनरली, है ना। अब सुनो ध्यान से, डिफरेंस समझ में आ गए। चलो, तो हमने दोनों में रिलेशनशिप से पहले ये समझा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। पर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि अभिवृत्ति और व्यवहार में अंतर लिखें। देखो क्वेश्चन जो आ सकता है, एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस नहीं है। एनसीईआरटी जब उठाओगे तो वहां है रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, तो ज्यादा आने के चांस है कि आपके अभिवृत्ति और व्यवहार में संबंध पूछे। पर चूंकि दोनों एक दूसरे से स्लाइडली डिफरेंट होते हैं, तो हो सकता है दोनों में डिफरेंस भी पूछ लें। तो हमने सबसे पहले डिफरेंस पढ़ लिया, मेरे ख्याल से दोनों का नेचर समझ में आ गया। अभिवृत्ति आपका माइंडसेट है, बिहेवियर आपका कंडक्ट है, आपका आचरण है। एटीट्यूड 3 चीजों से मिलकर बनता है, CAB। बिहेवियर केवल एक चीज से मिलकर बनता है, बिहेवियर। एटीट्यूड नहीं दिख सकता, बिहेवियर दिखता है। एटीट्यूड आपका व्यक्तिगत लक्षण है, बिहेवियर आपका सामाजिक सोशल ट्रेट है। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप पढ़ना है दोनों तरह का। हमें यह देखना है कब कब एटीट्यूड इक्वल टू अभिवृत्ति इक्वल टू बिहेवियर होता है। सबसे पहले तो यह पढ़ना है कि आपकी जैसी अभिवृत्ति है, आपका जैसा एटीट्यूड है, वैसा बिहेवियर कब कब होगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, हिंदी में संगतता। तो जब एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों एक जैसे हो, जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर, उसे बोलते हैं संगतता। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा कि कब कब एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, संगत होते हैं। संगत वर्ड समझ में आ गया, जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर। तो उसे क्या बोलेंगे कि दोनों में कंसिस्टेंसी है। तो आपसे पूछेंगे कब कब दोनों में कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी का मतलब जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर। एक एक करके सिचुएशन, पहली सिचुएशन लिखो। अपन को लिखना वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब दोनों में कंसिस्टेंसी या संगतता मिलेगी। पहली सिचुएशन, जब आपका एटीट्यूड सेंट्रल हो। जब भी हमारा एटीट्यूड सेंट्रल, 2 तरह के एटीट्यूड पढ़े थे, याद आ रहा है? एक सेंट्रल, और जो एटीट्यूड आपके दिल के करीब है, जो मूल्यांकन आपके दिल के करीब है वो सेंट्रल है, और जो सुपरफिशियल है वो। तो सेंट्रल एटीट्यूड होने पर बिहेवियर कंसिस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो वर्ल्ड पीस, विश्व शांति। मान लो हमारा विश्व शांति के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव है, हम चाहते हैं दुनिया में शांति ही शांति होनी चाहिए। पर जैसे ही तुम्हें पता चल जाए कि उरी अटैक हो चुका है और बदले में हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, तो जिसका शांति के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुझे बताओ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वो क्या करेगा? खुश होगा, दुखी होगा? तुम समझे ही नहीं। मान लो मैं हूं, मुझे ये रसिया यूक्रेन वॉर और ये सब युद्ध और ये न्यूक्लियर रेस चल रही है कि एक परमाणु बम बना रहा, दूसरा हाइड्रोजन, मुझे लग रहा है ये ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए खतरा है, गलत चीज है, सब बंद करना चाहिए, शांति होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीयवाद जो आप रविन्द्रनाथ टैगोर की थ्योरी फिलॉसफी में पढ़ोगे, सिलेबस में है। तो अगर आपकी विचारधारा है कि दुनिया में युद्ध होने ही नहीं चाहिए, आर्मी होनी ही नहीं चाहिए, जो न्यूक्लियर रेस, नाभिकीय हथियारों की जो दौड़ चल रही वो होनी ही नहीं चाहिए, अचानक आपको पता
पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, तो मुझे बताओ आप उस दिन दुखोगे कि पार्टी मनाओगे? आप पार्टी मनाओगे, क्योंकि देश प्रेम आपके लिए सेंट्रल एटीट्यूड है। नहीं आ रहा समझ में? लव टुवर्ड्स योर ओन कंट्री, आपके देश के लिए आपका प्रेम सेंट्रल है, तो आपका भले ही विश्व शांति के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है। सेंट्रल हमारा ये है देश प्रेम, समझ में आ गया? तो जो हाँ, इंडिया फर्स्ट। तो अगर हमारे लिए कोई सेंट्रल एटीट्यूड है तो भैया भले ही हमारा एटीट्यूड कुछ भी हो, हम अपने सेंट्रल एटीट्यूड की तरफ ही जाएंगे। हमारा एटीट्यूड वर्ल्ड पीस के लिए पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, पर हमारा सेंट्रल एटीट्यूड क्या है? हमारा देश। तो जो भले ही हमारा देश हिंसा कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। खबर आती है कि भारत ने नेपाल की 2 चौकियों को देने से मना कर दिया, और तुम्हें लग रहा है और तुम्हारा एटीट्यूड क्या है कि चाइना जैसे स्ट्रांग देश, तिब्बत जैसे कमजोर देशों को ना दबाए, ये हमारा एटीट्यूड है। पर जैसी तुम्हें खबर आती है कि भारत ने 1971 के वॉर में जो नेपाल की चौकी लिम्पियाधुरा काला पानी लिया था, उनको लौटाने से मना कर दिया, तुमके बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं? चाइना करता है तुम्हें बुरा लगता है, पर तुम्हारा देश प्रेम इतना सेंट्रल है कि उसके आगे सब कुछ। तो इसके लिए तुम्हारा बिहेवियर इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी रखेगा, और बाकी सबके लिए इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर कोई एटीट्यूड सेंट्रल है, जैसे कि देश प्रेम, तो हमारा बिहेवियर उस देश प्रेम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे तुम्हें क्या मानना है? एक मजबूत देश कमजोर देश पे कब्जा कर ले, गलत बात सही बात? पर तुम्हें खबर आ जाए कि भारत ने धीरे से बांग्लादेश के 2 आइलैंड रख लिए, तुम्हें कुछ गलत नहीं लगेगा? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर किससे कंसिस्टेंसी रखेगा? पेरीफेरल, ये सब पेरीफेरल, देश के आगे सब कुछ, वर्ल्ड पीस, माइटी कंट्री, वीक कंट्रीज को परेशान है, ये सब पेरीफेरल है। सुनने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पर अपना देश सेंट्रल पेरीफेरल, सेंट्रल एटीट्यूड है। तो हमारा बिहेवियर किससे कंसिस्टेंसी रखता है? सेंट्रल एटीट्यूड से। पहला समझ में आ गया? हमारा व्यवहार कब कंसिस्टेंसी दिखाता है? जब वो एटीट्यूड सेंट्रल हो, जैसे देश प्रेम। ठीक है, बाकी सब हम छोड़ देते हैं। पहली कंडीशन समझ में आ गई? जब भी अभिवृत्ति अत्यंत प्रबल हो, केंद्रीय हो, तो हमारा व्यवहार हमारे सेंट्रल एटीट्यूड से हमेशा और हमेशा संगत या कंसिस्टेंस ही रहेगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया, बाकी सबको अपन छोड़ देंगे। पहली कंडीशन समझ में आ गई? एग्जाम में हो सकता है कि मेंशन द कंडीशन, उन परिस्थितियों का मेंशन करें, चिन्हांकित करें, रेखांकित करें, जब जब आपका व्यवहार आपके एटीट्यूड से कंसिस्टेंसी शो कर रहा है। तो पहली कंडीशन क्या लिखोगे? जब भी एटीट्यूड सेंट्रल हो, स्ट्रांग हो, तब तब हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार हमारी मनोवृत्ति से संगतता प्रदर्शित करेगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन, जब व्यक्ति अपने एटीट्यूड के प्रति अवेयर हो। कई बार हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। आपके चैप्टर में एक मतलब आपके सिलेबस में एक चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, एक टॉपिक है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। उसमें उस व्यक्ति को इमोशनल इंटेलिजेंट कहा जाता जिसको अपने इमोशंस पता हो। कई बार हमें पता ही नहीं है कि गुस्सा आ रहा है, उससे दोस्त कह रहा देख 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 गुस्सा आ रहा, नहीं आ रहा गुस्सा, है ना। तो कई बार क्या होता है, हमें अपने इमोशंस नहीं पता, और जब हमें अपने इमोशंस ही नहीं पता तो हमारा एटीट्यूड क्या पता होगा, क्योंकि एटीट्यूड का एक कंपोनेंट अफेक्टिव कंपोनेंट होता है कि नहीं। आप अपने एटीट्यूड के बारे में कब पता करोगे? जब आपको अपने इमोशंस पता हो। कई बार हम लोग अपने एटीट्यूड के लिए अनअवेयर होते हैं, इस चक्कर में हम दूसरा बिहेवियर कर जाते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? जैसे मेरा मारपीट का है ही नहीं है बिहेवियर, पर मुझे गुस्सा आ रहा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा तो मुझे उस व्यक्ति से दूर रह जाना चाहिए, पर नहीं पहचाना तो लड़ाई हो गई। तो हमारा झगड़ा कब होता है? जब हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो जब हमें अपने इमोशन से ही नहीं पता, हमें अपना एटीट्यूड ही नहीं पता, तो हमारा बिहेवियर कभी उसके अकॉर्डिंग होगा ही नहीं। तुम में से किसको मारपीट बहुत अच्छी लगती है? किसी को नहीं। पर मारपीट क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम अपने एटीट्यूड से अच्छे से अवेयर नहीं है। तो जब जब हम अपने अभिवृत्ति के प्रति जागरूक होंगे तब तक हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट होगा, और जब जब अनअवेयर होंगे तब तब इनकंसिस्टेंट। तो पहली कंडीशन क्या पड़ी थी? हमारा एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या? हमें अपने एटीट्यूड के प्रति अवेयरनेस या जागरूकता
होनी चाहिए। दूसरा समझ में आ गया? अगर आप अवेयर हो तो बिहेवियर करोगे, अवेयर नहीं हो तो बिहेवियर नहीं करोगे। तीसरी कंडीशन, हम पर किसी तरह का दबाव ना डाला जा रहा हो। इस चीज को समझो ध्यान से। मान लो तुम अपने देश को कभी भी मुर्दाबाद नहीं कहोगे, पर कोई तुम्हारी कनपट्टी में बंदूक लगा ही दे कि तुम कहो मुर्दाबाद, तो आदमी कहे ठीक है कह दो यार, वो निकल आओ। या कोई कह दे कि भाई साहब तुम्हें अपने एक पर्टिकुलर दोस्त को फोन करके बहुत गालियां देनी है, तुम्हारा वो जिगरी दोस्त है, उससे ऐसा बिहेव क्यों करोगे? तो अगर आप पर कोई दबाव नहीं है तो आपका बिहेवियर एटीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा, पर आप पर अगर दबाव डाला गया तो आपका बिहेवियर एटीट्यूड के ऑपोजिट भी जा सकता। तीसरी परिस्थिति क्या होगी? अगर हम पर कोई बाह्य दबाव नहीं डाला गया तो हमारा एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंट ही रहेगा। तीसरी कंडीशन, दबाव नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या पड़ी थी? एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या पड़ी है? अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, हम पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? ठीक है, जैसे तुम सीसीटीवी में आ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा, है ना? अब तो वो चौथे पॉइंट में आएगा। जब आपको दूसरे के द्वारा देखा जा रहा है, एक रील देखी होगी, उसमें एक लड़का लड़की देखने आता है, लड़का पूछता आपका नाम, लड़की धीरे से बोलती है, लड़के को सुनाई नहीं देता, फिर पूछता आपका नाम, लड़की फिर धीरे से बोलती है। लड़का पूछता क्या आप इतना ही स्लो बातें करती हैं? लड़की कहती है हाँ मैं इतना ही स्लो। वो लड़की स्लो बात नहीं कर रही है, पर उसको एवेल्युएट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, आज उसको देखने वाले आए हैं, इसलिए उसका बिहेवियर उसके एटीट्यूड के ऑपोजिट चल रहा है। हमारा बिहेवियर एटीट्यूड के अकॉर्डिंग कब होगा? जब हमें मूल्यांकन ना किया जा रहा हो। इस कंडीशन को पहले देखते हैं। फिर वो रील में क्या देखा? शादी हो जाती है, लड़की चिल्लाती है, चीखती है, डांटती है हर बात पे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा है, यहाँ ये शर्ट क्यों रखी है। लड़का कह रहे तुम्हें इतनी आवाज में, हाँ मुझे इतनी आवाज में बोलना आता है। अब वो लड़की जो शादी के पहले, तो शादी के पहले जो उसका बिहेवियर था वो उसका एटीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि उसका मूल्यांकन किया जा रहा। ऐसी इंटरव्यू में देखो, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या आपका एवेल्युएशन हो रहा है? उसको वो 30-40 मिनट आपको जज किया जा रहा है, आपको खूब गुस्सा आ रहा है। उनने पूछा कि बताओ इसकी राजधानी कैपिटल क्या है? वियतनाम की। आपने कहा हनोई। आपको पता सही है। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं आता, गवार कही कि आ जाते मुंह उठा के। गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन अपन क्या बोलेंगे? सॉरी सर, अगर आपने बोला हनोई नहीं है तो हनोई नहीं होगी, बाकी में और देख। ये आपका रियल बिहेवियर नहीं है, पर आपको क्या किया जा रहा है? एवेल्युएट किया जा रहा है। तो आपका बिहेवियर एटीट्यूड के अकॉर्डिंग कब होगा? जब आपको एवेल्युएट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तुम घर पे बैठे हो, खूब खुजली कर रहे हो, खूब ऐसे कर करके कर रहे हो, पर आप क्लास में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एवेल्युएट किया जा रहा है। तो आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन के जितने बच्चे वो पढ़ रहे हैं, अरे यार मच्छर लग रहा है, ऑनलाइन बच्चा ऐसे ही कर रहा होगा, जुकाम हो गया है ना, पर ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों कब संगत होंगे, कब कंसिस्टेंट होंगे? जब आपको एवेल्युएट ना किया। तो कौन कौन सी कंडीशन है जब आपका व्यवहार आपके अभिवृत्ति के संगत ही होगा? पहली कंडीशन, एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, जागरूकता, अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरा, अवेयरनेस अबाउट व्हाट? किसके प्रति जागरूकता? एटीट्यूड के प्रति जागरूकता। तीसरी कंडीशन कैसा? कोई बाह्य दबाव, प्रेशर डाल के तो कुछ भी बिहेवियर करवा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। चौथा, एवेल्युएट ना किया जा रहा हो। और पांचवा, व्यक्ति यह सोचता है कि उसका एक पॉजिटिव आउटकम होगा। चलो इसको लिखो पे समझा रहे, लिखो या सुन लो, क्योंकि ये सारी पीपीटी तो डल ही जाती है। इसको सुन लो, मान लो, सुन लो ध्यान से। कभी कभी ये सुना है कि कभी ऑटो रिक्शा वाले के पास कोई बैग रह गया। एक मैंने खबर है, इस बैग में बहुत सारा गोल्ड और कैश रह गया था। अब ऑटो वाला अगर ये पुलिस थाने में देने जाता और पुलिस इसको पकड़ के बहुत डंडे मारती, चोर कहीं का, और इस पे केस लग जाता और इसको 6 महीने की सजा होती, तो क्या ये बैग लौटाने जाता? नहीं जाता। हम केवल वही बिहेवियर करेंगे जिसका कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा। इसे लगता है कि भैया जब हम बैग लौटाने जाएंगे तो सामने वाला बहुत खुश होगा, हमें थैंक यू बोलेगा,
इनाम तो जनरली नहीं लेते लोग, लौटा देते, अरे सर इनाम के लिए देखिए, ईमानदारी है। तो अगर किसी ऑटो वाले को ये लगा तो उसका एटीट्यूड है ईमानदारी का, तो उसका बिहेवियर भी होना चाहिए ईमानदारी का। बैग मिला, लौटाना चाहिए था, पर उसे लगा कि अगर मैं बैग देने गया और पुलिस ने मुझे ही उल्टा चोर समझ लिया और बहुत मारा और जेल भेज दिया, तो वो क्या कभी बैग लौटाने जाएगा? नहीं जाएगा। और समझ लो, मान लो एक चोर ही है, बिल्कुल चोरी ऑटो वाला उसमें है, उसे लालच आ गया, पर एक्चुअली सीसीटीवी में पता चल गया कि किसकी ऑटो थी। अब मुझे बताओ, और अनाउंस हो गया कि ये ऑटो नंबर है और इसमें ही बैग रह गया, वो लौटाने जाएगा? कि उसे पता अगर नहीं लौटाने गए तो ऑटो नंबर तो आ ही चुका है, बहुत मार पड़ेगी। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने से पॉजिटिव आउटकम आएगा, तो हम एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर करेंगे, और हमें लगता है नेगेटिव आउटकम आएगा तो हम उसके उल्टा बिहेवियर करेंगे। तो हमारा बिहेवियर तभी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आएगा जब उसके कैसा परिणाम आएगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो ही एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर करेंगे। ये बात समझ में आई? जैसे तुम्हारा एटीट्यूड है कि तुम्हारी बात से कोई डिसएग्री करे तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। अगर इनने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, अनपढ़ गवार जाहिल, क्या सिखाया तुम्हें, तुम्हारा एटीट्यूड है कि इतने में तो गुस्सा आ जाता, पर तुम्हें पता है इसका नेगेटिव आउटकम आ सकता है, तो दो बिहेवियर करोगे ही नहीं। तो हमारा बिहेवियर तभी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आएगा जब कैसा आउटकम आएगा? पॉजिटिव। तो ये हो गई वो सारी कंडीशन जब हमारा व्यवहार हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही होगा। ये सारी कंडीशन बता दोगे? अब इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि कब कब एटीट्यूड और बिहेवियर उल्टे हो जाते हैं। जस्ट पलट दो सबको। पहले वाले में क्या लिखा था? सेंट्रल होना चाहिए, उसको पलट के क्या लिख दो? पेरिफेरल। स्ट्रॉन्ग की जगह क्या लिख दो? वीक। जो जो लिखा सबको उल्टा लिख दो। पहले वाले में लिखा था स्ट्रॉन्ग और सेंट्रल होना चाहिए, उसकी जगह लिख दो वीक और पेरिफेरल होना चाहिए। जैसे जंक फूड, तुम्हें बताओ जंक फूड तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है कि अच्छा है? बुरा है। पर जंक फूड तुम्हारे लिए सेंट्रल है, जान दे देंगे पर जंक फूड नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो जंक फूड के लिए तुम नेगेटिव हो, पर ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हो। भूख लगी हो, दोस्त ने मैगी बनाई हो, हाँ ठीक है खा लेंगे, टिक्की पी लेंगे, ठीक है, उन्होंने कहा पाव भाजी खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, तो है तो नेगेटिव ही। जंक फूड हमें पता अच्छी चीज नहीं है, हम नेगेटिव भी है पर वीक है। इसके लिए जो हमारा नेगेटिव है वो बहुत वीक है, और कोई सेंट्रल वेंट्रल नहीं है कि जान दे देंगे मैगी नहीं खाएंगे, जान का दे देंगे समोसा कचौड़ी पैटीज नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो जब आपका वीक एटीट्यूड होगा तो आप उससे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर कर सकते हो। हम सबको ऑयली खाना नहीं पसंद, मान लो फिर भी बहुत भूख लगी हो तो अपन समोसे खा सकते हैं। तो वीक एटीट्यूड होने पर उल्टा बिहेवियर हो सकता है। जैसे जंक फूड के लिए नेगेटिव एटीट्यूड होने पर भी हम, ये बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल कर लेंगे। दूसरा, अगर व्यक्ति अपने एटीट्यूड के लिए अवेयर नहीं है तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा, उल्टा बिहेवियर सब कुछ पलटते चले जाना है। तो अपन को याद करना पहले वाली, दूसरे वाला उल्टा लिखना, याद कोई एक करना है। तीसरा क्या है? कोई बाहर दबाव हो, अगर कोई गन पॉइंट पर ही कोई काम करवा ले तो कर दोगे। ये बात समझ में आ गई? तो गन पॉइंट पर हो सकता है तुम बैंक मैनेजर हो, अपने बैंक के लिए बहुत लॉयल हो और तुम नहीं बताना चाहते हो चाबी कहां है, लेकिन किसी ने गन पॉइंट पर रख दिया, बताओ चाबी कहां है, इसका लॉक क्या है, पासवर्ड क्या है, तुम बता दोगे। अपने बैंक से गद्दारी कर सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो गन पॉइंट में क्या तुमसे डिसलॉयल तुम्हें बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता। क्या बैंक मैनेजर की कनपट्टी में बंदूक रख दो तो तुम्हें बैंक के लॉकर का पासवर्ड बता सकता? बता सकता है, क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर आ चुका है। तो उसके एटीट्यूड कैसा? ईमानदारी का, पर बिहेवियर कैसा कर रहा? बेईमानी का, क्योंकि उस पर क्या है? एक दबाव। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगला, मूल्यांकन किया जा रहा हो। ये लड़की और ये लड़का जब मिलने है ना, लड़का या लड़की देखने वाले हैं ना, तो वो लड़का अपना नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है ना वो लड़की अपना नॉर्मल बिहेवियर कर रही है। जब इंटरव्यू देने गए हैं तुम ऐसे बात करते ही नहीं हो जैसा तुम इंटरव्यू में बात करोगे, है ना? बिल्कुल सॉरी सर मुझे नहीं पता, ऐसे तुम कब बात की? तुम्हें खुद याद नहीं होगा तुमने जीवन में ऐसी कभी बात की। पर जैसे तुम्हारा मेंस निकलेगा तुम ट्रेनिंग लोगे और तुम वैसा बिहेवियर करोगे जैसा तुम्हारा एटीट्यूड है भी नहीं।
तो जब भी आपको एवेल्युएट या वॉच किया जा रहा होगा तब तब आपका बिहेवियर एटीट्यूड के ऑपोजिट होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये लड़का डेली सुबह शाम पीता है, टल्ली रहता है, इससे पूछा जाएगा क्या उस दिन भी ये दारू पी के जाएगा? नहीं जाएगा। अदरवाइज इसका बिहेवियर कैसा था, है ना? मेरा एक दोस्त था, बहुत ड्रिंक करता था, बहुत। तो लड़की वालों ने पूछा क्या ये पीता है? तो उसकी बुआ ने कहा कभी कभी। जब शादी हो गई तो बहुत झगड़े होते थे। तुम्हारी बुआ तो कह रहे थे कभी कभी पीता है, मुझे तो लगता तुम कभी कभी नहीं पीते हो है ना? तो वो तो सुबह उठता था, ड्रिंक करता था। तो ये बताओ कौन सा शराबी जब लड़की देखने जाएगा तो शराब पी के जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई? हम कह रहे कोई ऑन ड्यूटी कोई पुलिस वाला शराब पीता है, पर आज एसपी साहब का दौरा है, जनरली वो पी के आता, आज पी के आएगा? नहीं, एवेल्युएशन होगा। क्लियर? और लास्ट, जब आपको लगेगा एक नेगेटिव एटीट्यूड आएगा, जब भी आपको लगेगा कि आपके बिहेवियर का नेगेटिव आउटकम आएगा, इसका मतलब क्या है? ये मान लो बहुत लंबी लाइन है और आप चाहते हो कि ईमानदारी से आप रिस्पेक्ट करते हो लाइन या क्यू की, पर आपको लग रहा है कि दूसरे लोग तो लाइन से निकल निकल के जा रहे हैं और मेरा जो नंबर आएगा उससे मैं बहुत लेट हो सकता हूं, तो आप भी क्या करोगे? उस लाइन से निकल के चले जाओगे, जो कि आपका एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड क्या है? लाइन का रिस्पेक्ट, क्यू का रिस्पेक्ट करो, ये मेरा एटीट्यूड है। पर अगर बाकी सारे लोग लाइन तोड़ तोड़ के जाने लगे तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं अपना एटीट्यूड फॉलो करूंगा तो मेरा नंबर तो सबसे लास्ट में आएगा, सब तो लाइन तोड़ तोड़ के जा रहे हैं, तो मेरे एटीट्यूड का एक नेगेटिव आउटकम आएगा। मुझे हो सकता है टिकट ही ना मिले, ट्रेन में 5 ही सीट बची है, ऐसा हो सकता है कि रिजर्वेशन की लाइन में लगे हैं, ईमानदारी से मेरा नंबर आ जाएगा, पर बाहर से लोग एक दूसरी लाइन लगा ली। ऐसे तो होता था जनरली। तो जब भी आपको लगे कि एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने से एक नेगेटिव आउटकम आ सकता है तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको ये सारे याद नहीं करने, याद करना है कंसिस्टेंसी वाला और जस्ट उल्टा करते जाना है। क्लियर? कल इसके आगे, कल अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। कल लास्ट क्लास होगी, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। तो एटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक अपन कंप्लीट कर लेंगे। आज कितनी तारीख है? तो कल 12 तारीख को 6.0 की तो सारी क्लास रहेगी, एथिक्स की नहीं रहेगी, पर साइंस इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो 7.0 की कल आखिरी क्लास होगी। एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास एथिक्स वाली पूरी याद हो रही है, केवल समझ में नहीं आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। ठीक है, घर में रिवाइज करो और याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू।